Legal Science presents Judiciary Syllabus and Preparation Strategy. हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की। यस, 2026 के लिए बहुत सारे रूल्स अमेंड किए गए हैं, उसके साथ में सिलेबस भी चेंज हुआ है। और सिलेबस चेंज होने का रीजन है न्यू क्रिमिनल लॉज, और रूल्स अमेंड होने का रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि अभी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ रहा है। तो जो ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है उससे रिलेटेड अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग भी चल रही है। लास्ट हियरिंग में ये तो डिसाइड हो गया था कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल रहेगा। यस, 3 साल का जो प्रैक्टिस रूल है वो रहेगा, बट अभी ये डिसाइड करना बाकी है कि एग्जाम से पहले 3 साल करना है या एग्जाम के बाद में 3 साल। मीन्स दैट कि एग्जाम से पहले 3 साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर जैसे ही आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, आप एग्जाम जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं, उसके बाद में आपका जो 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड है वो इंक्रीज किया जाएगा। तो उसी पे अभी डिबेट चल रही है। ऑनरेबल सीजीआई इस बेंच का पार्ट है, इस केस का पार्ट है, तो वो जो डिसीजन देंगे वो डिसीजन अभी हमें नेक्स्ट हियरिंग में मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब आगे क्या होने वाला है कि जैसे जैसे नए स्टेट्स का जो वैकेंसी आएगा, अभी हर एक स्टेट का वैकेंसी नोटिफाई होगा और सिलेबस भी चेंज होगा, उसके साथ में रूल्स भी अमेंड होंगे, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको अपडेट वीडियो बनाकर दूंगा। तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज बात कर लेते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज 2026 की, कि जैसे हियरिंग का जो डिसीजन आएगा विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ आपको दिल्ली जुडिशियरी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या रहता है पैटर्न, इसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम टाइम में हम डिस्कशन करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। तो ये जो एग्जामिनेशन नेम है उसका है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। कंडक्टिंग बॉडी है वो दिल्ली हाई कोर्ट है, यानी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर स्टेट पीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन वहां के कंडक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, बिहार हो गया, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर हाई कोर्ट इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली जुडिशियरी हो गया या फिर राजस्थान जुडिशियरी हो गया, वहां पर भी राजस्थान हाई कोर्ट उस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर 3 स्टेज रहने वाली हैं आपके एग्जाम की, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू, यानी पीटी मेंस इंटरव्यू यहां पर रहेगा। बट यहां पर इंटरेस्टिंग खेल क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पर पीटी मेंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है। यस, यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पीटी में नहीं है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस में नहीं है। तो यहां पर ये डिफरेंस है, वो हमें अच्छे से जानना है, वो मैं इन डिटेल अभी आपको वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, उसी के लिए ये हमारी वीडियो का पर्पज है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पीटी का क्या वेटेज रहता है, किस तरीके से क्या क्वेश्चंस रहेंगे, फिर मेंस का देखेंगे, देन उसके बाद में हम इसका कंप्लीट सिलेबस अच्छे से देखेंगे। जब मैं बात करता हूं मोड ऑफ एग्जाम, तो आपका जो ये पीटी का जो एग्जाम रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव मोड रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर रहने वाले हैं। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर आपको कोई करेक्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको लीव कर देना है। लीव क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत होगा, और गलत होगा तो यहां पर आपका 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पर गलत नहीं करना है, यानी यहां पर आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, राइट। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज, यहां पर रहने वाला है, और साथ में लॉ के सब्जेक्ट्स रहेंगे। जनरल नॉलेज इंक्लूड लैंग्वेज पार्ट, यहां पर कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से भी रहने वाले हैं। और ये जो आपका जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वो अब करंट अफेयर नहीं है, बल्कि क्या है? लीगल करंट अफेयर। यह सब लीगल से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स होंगे वो आपके पीटी के एग्जाम में आने वाले हैं। उसके अलावा जो लॉ के सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, कुछ कौन कौन से वो लॉ के सब्जेक्ट्स रहेंगे वो डिस्कशन अभी हम करेंगे, वो सिलेबस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सेम वे 200 मार्क्स रहेंगे 200 क्वेश्चंस के, और उसी में से आपका कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा मेंस का, कि मेंस का एग्जाम किस तरीके से क्या रहेगा। जब मैं बात करता हूं मेंस एग्जाम की, तो यहां पर जो मोड ऑफ एग्जाम है वो आपका रहने वाला है बिल्कुल सब्जेक्टिव एग्जाम रहने वाला है, यानी आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद से पेन से लिखने हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं, यहां पर जनरल लीगल नॉलेज रहेगा और साथ में लैंग्वेज का पेपर भी यहां पर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में सिविल लॉ 1 रहेगा, सिविल लॉ 2, यानी सिविल लॉ के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद में यहां पर क्रिमिनल लॉ का पेपर रहेगा आपका, और टोटल मार्क्स है वो 750 यहां पर मार्क्स रहने वाले हैं आपके। इट मीन्स दैट कि यहां पर जो
सब्जेक्ट्स है वो जनरल लीगल नॉलेज प्लस लैंग्वेज प्लस सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। अब इनका सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम अभी देखेंगे। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है जनरल लीगल नॉलेज प्लस लैंग्वेज, उसका 250 मार्क्स रहेगा यानी 250। फिर सिविल लॉ 1 वो 200 मार्क्स का रहेगा, सिविल लॉ 2 आपका 200 मार्क्स का रहेगा। देन उसके बाद में क्रिमिनल लॉ जो आपका पेपर है वो 200 मार्क्स का रहेगा, यानी आउट ऑफ 750 आपको यहाँ पर मार्क्स रहेंगे, आपके जो मार्क्स आएंगे। ठीक है, मेंस के लिए जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम होगा उसके बाद में क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए हम एंड में डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पीटी के सिलेबस की, कि आपका पीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने ये जो पीटी का सिलेबस जो निकाला है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाला है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई एरर ना रहे। आप जो भी एग्जाम में अपीयर होते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही हमेशा चेक करें, क्योंकि यूट्यूब पे या फिर हो सकता है किसी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं जो कोई पुराना नोटिफिकेशन होता है वो डिस्कस किया हुआ होता है, या फिर किसी का आर्टिकल होता है वो अपडेट नहीं होता है, उसकी वजह से आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वहां पर आप गलती कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अपडेटेड नोटिफिकेशन को ही चेक करना है। मैंने 2026 के नोटिफिकेशन से ही आपका ये सिलेबस निकाला है। जब मैं बात करता हूं पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट का जो आपका जो सिलेबस रहने वाला है, यहां पर जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर जो आपका जनरल लीगल नॉलेज जो है वो टेस्ट होने वाला है, और साथ ही में आपका थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट भी यहां पर रहने वाला है। तो जनरल लीगल नॉलेज रहेगा, उसके बाद में एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, देन उसके बाद में आपकी इंग्लिश नॉलेज किस तरीके की रहेगी वो यहां पर चेक होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो लॉ के सब्जेक्ट्स रहने वाले वो कौन कौन से रहने वाले हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हर जगह आपको दिखाई देगा वो कौन सा हमारा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है। उसके बाद में आपका सीपीसी रहेगा, उसके बाद में आपका सीआरपीसी रहेगा, और उसके बाद में आपका बीएनएसएस भी यहां पर रहने वाला है। क्यों रहने वाला है बीएनएसएस, जब सीआरपीसी है और बीएनएस है दोनों साथ में क्यों है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को बीएनएसएस को हमने इंप्लीमेंट कर दिया था। उससे पहले के जितने भी पेंडेंसी यानी जो पेंडिंग केसेस है उन पे अभी भी क्या लग रहा है, सीआरपीसी। तो अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं तो आपको नॉलेज दोनों का होना चाहिए, आपको नॉलेज सीआरपीसी का भी होना चाहिए और आपको नॉलेज बीएनएसएस का भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों सब्जेक्ट्स यहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद में सेम वे इंडियन पीनल कोड रहेगा, उसी तरीके से भारतीय न्याय संहिता रहेगा। ठीक है, आईपीसी के साथ में भारतीय न्याय संहिता भी आपका रहने वाला है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, 1872 रहेगा। उसके बाद में आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट रहेगा। उसके बाद में आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट रहेगा। उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आपका रहेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए है, लिमिटेशन एक्ट है। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो भी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में द कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट रहेगा। यानी ये सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आपके पीटी के पार्ट हैं, यानी आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट के पार्ट रहने वाले हैं। ठीक, अब मैं बात करूंगा मेंस के सिलेबस की। किसकी? मेंस के सिलेबस की। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो आपका पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस उसमें बहुत डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट्स आपको देख के रखने, क्योंकि पीटी के सिलेबस के अंदर जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, मेंस में ज्यादा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब मैं बात करता हूं मेंस की, तो मेंस के अंदर जो सबसे पहला सब्जेक्ट था वो था जनरल लीगल नॉलेज एंड लीगल लैंग्वेज का पार्ट रहने वाला था। अब यहां पर जो जनरल लीगल नॉलेज आपका रहने वाला है वो बेसिकली क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका करंट अफेयर्स। कौन से करंट अफेयर? करंट लीगल अफेयर। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि करंट अफेयर्स पहले हुआ करता था, अब लीगल अफेयर्स आ गए, यानी करंट लीगल इवेंट्स जो हैं उसके बेसिस पे। अब जो ये करंट लीगल इवेंट्स है इनके लिए हम एक सीरीज भी लेकर आने की सोच रहे हैं। तो हम प्लान कर रहे हैं, जैसे ही प्लान कंप्लीट होगा, प्लान हमारा बन जाएगा, हम आपको डेली अपडेट प्रोवाइड करेंगे क्या लीगल न्यूज रही है आज की। ठीक है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आपको प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। उसके अलावा आपका जो लैंग्वेज का पेपर रहता है उसके अंदर ऐसे राइटिंग ट्रांसलेशन रहेगा, यानी हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना है। यानी हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको ट्रांसलेशन रहेगा, दोनों में ट्रांसलेशन रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेशन करना। वो 150 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज का पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जो रहने वाला है वो सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 रहेगा। और सिविल लॉ 1 के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, टीपीए रहने वाला है। अब टीपीए पीटी के अंदर नहीं था। ठीक है,
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये था, यहाँ पर भी है, पीटी में भी था, ठीक है। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पीटी में नहीं थे लेकिन यहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट रहेगा, उसके बाद में लॉ ऑफ टोर्ट्स है, ठीक है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 है। इन्हीं सिविल लॉ के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स इन सारे सब्जेक्ट्स का कितना रहने वाला है, 200 मार्क्स आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जब मैं बात करता हूं सिविल लॉ सेकंड, तो जो सिविल लॉ सेकंड का आपका जो पेपर रहने वाला है उसमें रहने वाला है सीपीसी रहेगा, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट रहेगा और यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में लिमिटेशन एक्ट है, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन एक्ट है, फिर उसके बाद में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है, फिर ट्रेडमार्क एक्ट है एंड देन कॉपीराइट एक्ट यहाँ पर रहेगा। और आपका ये पेपर भी कितने मार्क्स का होने वाला है, 200 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो ये जो सिलेबस है वो हमारा है सिविल लॉ सेकंड का। अब हम देख लेते हैं क्रिमिनल लॉ का हमारा क्या सिलेबस है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। क्रिमिनल लॉ का जो हमारा सिलेबस रहने वाला है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीआरपीसी रहेगा, फिर बीएनएसएस यहाँ पर रहने वाला है, फिर इंडियन पीनल कोड रहेगा, फिर भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर रहने वाला है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम रहेगा, फिर उसके बाद में द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी यहाँ पर डीवी एक्ट भी रहने वाला है। उसके बाद में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहेगा, फिर उसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जेजे एक्ट भी यहाँ पर है और यहाँ पर भी टोटल जो मार्क्स आपके रहने वाले हैं वो 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। यानी ये 4 सब्जेक्ट यानी 4 सब्जेक्ट आपके मेंस के रहने वाले हैं। अब आपका मेंस का एग्जाम हो गया, मेंस के एग्जाम के बाद क्या आता है, आपका इंटरव्यू आता है। तो इंटरव्यू के लिए आप कैसे क्वालिफाई करेंगे उसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूं इंटरव्यू के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग स्टेज है और यहाँ पर किस तरीके से क्वालिफिकेशन होगा उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बेसिकली आपका इंटरव्यू जो रहेगा वो 150 मार्क्स का रहने वाला है। अब इंटरव्यू के लिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट यानी हर एक सेक्शन में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 यानी चारों में एटलीस्ट 40% ईच पेपर में लेकर आने हैं। ईच पेपर में मिनिमम 40% तो रहने चाहिए। उसके अलावा 40% के अलावा ओवरऑल आपका 50% रहना चाहिए। ओवरऑल कितना रहना चाहिए, 50%। मान लीजिए हर सब्जेक्ट में आप 40 तो ले आए लेकिन वो 50 नहीं हो पाया, 40-40 रह गया, तो आपको क्या करना है, किसी सेक्शन में 40 मिनिमम, सब में 40 तो रखना ही है। उसके अलावा किसी सेक्शन में आपके 60% आ गए, 55% आ गए, है ना, 50% आ गए, यानी ओवरऑल आपका जो ओवरऑल है वो कैलकुलेशन कितना होना चाहिए, 50% फॉर जनरल कैटेगरी। तब जाकर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कैटेगरी SC ST PWD कैटेगरी, वहां पर ये 35% है ईच सब्जेक्ट के लिए, जो ये 40 वाला है वो 35 है। ओवरऑल आपका 45% आना चाहिए, यानी जो 50% जनरल कैटेगरी के लिए है वहां पर आपका कितना होना चाहिए, आपका वहां पर ये जो एग्रीगेट जो मार्क्स है आपके वो कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए, ये कैटेगरी के लिए। कौन सी कैटेगरी के लिए, SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 35 ईच है और 45 आपका ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने बात करी थी सिलेबस की, प्लस आपका क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी आप प्रिपरेशन अभी फेज में हैं और आप दिल्ली जुडिशियरी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, यानी सिलेबस आपके सामने है, आपको पता है एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा, पीटी मेंस इंटरव्यू, लेकिन किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करें, किस तरीके से पीटी का प्रिपरेशन करें, किस तरीके से मेंस का प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, आप गाइडेंस नहीं मिल पा रही है आपको, क्योंकि जो खेल होता है, आप कोचिंग तो हर कहीं से ले लेते हैं, है ना, आपको अच्छा पढ़ाया भी जाता है और आप अच्छा पढ़ भी लेते हैं, आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिलेक्शन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जिस तरीके से पहले वॉर हुआ करता था या अभी भी ईरान के अंदर इसराइल का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, तो बेसिकली जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएगा वही इस एग्जाम को, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकाल पाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कहाँ करेंगे, आप हमें मेल कर सकते हैं और आप अपना नेम प्लस नंबर आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए क्या, केवल और केवल स्ट्रेटेजी और गाइडेंस इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, तो कहाँ मेल करेंगे, आप मेल करेंगे thelegalscience@gmail.com, ठीक है, thelegalscience@gmail.com। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जीमेल लिख दूंगा, वहां पर भी मेंशन कर दूंगा, आप हमें मेल कर सकते हैं। उसके अलावा लीगल करंट अफेयर्स के लिए अभी हम प्लान कर रहे हैं, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी हर एक स्टेट का जो सिलेबस है
एपीओ एग्जाम का, जुडिशरी एग्जाम का, या फिर किसी भी लीगल एग्जाम का, जहां तक हो सकेगा हम सबका आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बट इसके लिए मैं श्योर हूं कि आपको जुडिशरी प्लस एपीओ एग्जाम का सिलेबस एक्यूरेटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और स्ट्रेटेजी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Like, share, subscribe.